नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पटेल सर कोचिंग क्लासेस में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की इस क्लास में हम इस टॉपिक को इतने अच्छे से कवर करने वाले हैं जिससे कि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न इस टॉपिक से संबंधित कवर हो सकें। आप सभी लास्ट तक वीडियो पर बने रहें और सरकारी नौकरी की तैयारी से संबंधित सिलेबस कवर करने के लिए चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में सब्जेक्ट वाइज टॉपिक कवर कर लें, ताकि इस टॉपिक से संबंधित जो भी आपके डाउट्स होंगे सभी क्लियर हो सकें। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का जो अपना टॉपिक है हड़प्पा कालीन समाज के बारे में, कि उस समय का जो समाज था तो किस प्रकार के उस समय के समाज की जो धार्मिक स्थिति क्या थी या धार्मिक दशा क्या थी, या उस समय का जो समाज था उस समय के लोगों के जो जीवन था या किस प्रकार के वो लोग थे या किस प्रकार से अपना आजीविका या जीवन यापन करते थे। साथ ही साथ हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए जो कुछ प्रमुख आविष्कार हैं या उस समय के जो प्रमुख स्थल और उस समय की जो प्रमुख कलाकृतियाँ अवशेष जो हैं उनके बारे में भी जानकारी इसमें साझा करेंगे हम लोग। और सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के जो उस समय की जो लिपि थी हड़प्पाई लिपि, और जो उस समय का जो राजनीतिक दशा थी या जो उनका रहन सहन था, आवास या भोजन या वस्त्र व्यापार या जो उनके मनोरंजन के साधन थे, उन सभी के बारे में इस टॉपिक के अंतर्गत हम जानकारी या अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की उस समय की जो लिपि थी हड़प्पाई लिपि। सबसे पहले देखेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता। जो हड़प्पाई लिपि जो है, यह हड़प्पाई लिपि का जो सबसे पुराना नमूना वर्ष कितने में मिला? 1853 में। वर्ष 1853 में हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना नमूना वर्ष 1853 के समय में मिला था। नेक्स्ट देखेंगे इस लिपि को पढ़ने वाले इस लिपि को पढ़ने का जो सर्वप्रथम प्रयास किया 1920 के दशक में L.A. बेडेन ने किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो हड़प्पाई लिपि है उसका सबसे पुराना नमूना किस वर्ष मिला था या कब मिला था, तो आप बताएंगे 1853 में। या इस लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का जो प्रयास है कब किया गया और किसके द्वारा किया गया, तो आप बताएंगे 1920 के दशक में L.A. बेडेन के द्वारा किया गया था। परंतु क्या है, जो अभी ये लिपि है, जो हड़प्पाई लिपि, अभी तक इस लिपि को पढ़ने में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं हुई है। यह लिपि भावचित्रात्मक है जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। इस पद्धति को क्या कहते हैं? बूस्ट्रोफेडन भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हड़प्पाई लिपि है या जो हड़प्पाई लिपि जो इस पद्धति में लिखी गई है उसको क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे बूस्ट्रोफेडन कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो हड़प्पाई लिपि है वो किस प्रकार की लिपि है, तो आप बताएंगे भावचित्रात्मक लिपि है हड़प्पाई लिपि। इसको किस प्रकार से लिखते हैं? दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में जो जीवन की दशाएँ थीं या उस समय का जो जीवन यापन था किस प्रकार से था उसके बारे में देखेंगे। तो उस समय का जो पर्यावरण था तो वो कैसा क्या था? सिंधु नदी के किनारे उपजाऊ भूमि, जलवायु अनुकूल होती थी और प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध होते थे वो लोग। आगे देखेंगे उनके उस समय का जो आवास या रहन सहन जो था, पक्के ईंटों से बने हुए उनके मकान होते थे या सुनियोजित नगर होते थे। चौड़ी सड़कें थीं उस समय और जल निकासी की जो उत्तम व्यवस्था उस समय पाई गई थी, यह विद्यमान थी। आगे देखेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए जो लोगों के भोजन की जो व्यवस्था थी किस प्रकार थी। तो उस समय वो लोग भोजन के लिए गेहूँ, जौ, चावल और अनेक प्रकार की दालें, तिलहन और फल सब्जियों का तथा मांसाहार का भी उपयोग किया करते थे। आगे देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उस समय के जो पहनावे के लिए किस प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे या क्या पहनते थे। तो उस समय जो वो लोग कपास के जो वस्त्र थे वो बनाना सीख गए थे, तो कपास के जो बने हुए जो वस्त्र होते थे उन्हें पहनना वो लोग पसंद करते थे। साथ ही साथ जो ऊनी वस्त्र हैं उन्हें भी वो लोग उपयोग करने लगे थे। नेक्स्ट देखेंगे व्यापार के बारे में। तो उस समय जो सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समय में वो लोग अपनी आजीविका के लिए किस प्रकार से व्यापार करते थे या क्या कार्य करते थे, तो उसके बारे में देखेंगे। तो इसका सबसे पहला जो है व्यापार में वो लोग स्थल एवं जलमार्ग दोनों से संबंधित जो व्यापार होते थे वो व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया तक व्यापार के प्रमाण इसके मिलते हैं इस समय के। नेक्स्ट देखेंगे हम मनोरंजन के साधन। तो हड़प्पा सभ्यता के या सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए जो लोग थे वो मनोरंजन के लिए या अपना जो समय व्यतीत करने के लिए किस प्रकार से किन किन मनोरंजन के साधनों का उपयोग करते थे। तो वो लोग उस समय के लोग जो है संगीत पसंद करते थे, नृत्य, खेल तथा अनेक प्रकार के जो मिट्टी के खिलौने होते थे, पशु पक्षियों की जो आकृतियाँ होती थी उन सब से आदि को पसंद करते थे। और इस प्रकार के जो संगीत, नृत्य, खेल तथा जो खिलौने हैं वो उनके लोकप्रिय थे। नेक्स्ट देखेंगे हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई या सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई जो राजनीतिक दशा थी उस समय क्या थी, या उस समय किस प्रकार से जो नगर या उनका जो
एक समाज था तो उसमें किस प्रकार से शासन संचालन होता था। तो हड़प्पा कालीन जो राजनीतिक संगठन है उसका कोई स्पष्ट तो उल्लेख तो है नहीं, लेकिन इसके बारे में जो अलग अलग इतिहासकार हैं उन्होंने अपने अलग अलग मत दिए हुए हैं। तो देखेंगे कुछ इतिहासकारों का जो मत है वो है कि इस काल में जो लोग थे वो वाणिज्य एवं व्यापार की ओर से अधिक आकर्षित थे। इससे यह प्रतीत होता है कि संभवतः जो हड़प्पा की शासन व्यवस्था थी व्यापारी वर्ग या वाणिज्य वर्ग के हाथों में थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि उस काल के जो लोग थे वो वाणिज्य एवं व्यापार की ओर अधिक आकर्षित थे। इससे यह प्रतीत भी होता है कि संभवतः जो हड़प्पा की जो शासन व्यवस्था है व्यापारी वर्ग या वाणिज्य वर्ग के हाथों में थी। लेकिन आगे जो कुछ इतिहासकार हैं वो उनका मानना यह है कि हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापक विस्तार है तथा इसके जो सुनियोजित नगरों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा मालूम पड़ता है कि इस सभ्यता में शासन व्यवस्था पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। कुछ इतिहासकारों का इनसे अलग मत भी है। वो बताना चाहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापक विस्तार है या इनके जो सुनियोजित नगरों को देखकर वो लोग ऐसा मानते हैं कि इस सभ्यता में शासन व्यवस्था पर पुरोहित वर्ग का क्या था, पुरोहित वर्ग का प्रभाव माना जाता है। जबकि कुछ और अलग इतिहासकार क्या मानते हैं कि उस शासन व्यवस्था में व्यापारी वर्ग या वाणिज्य वर्ग के हाथों में थी उस समय की जो शासन व्यवस्था थी। नेक्स्ट देखेंगे हम जो एल ए बासम है, जो एक इतिहासकार हैं एल ए बासम। उन्होंने क्या कहा है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है उसकी प्रकृति को धर्मतांत्रिक तथा इस पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव माना है। तो जो एक इतिहासकार और हैं उन्होंने एल ए बासम, उन्होंने क्या कहा है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है उसकी जो प्रकृति है उसको क्या कहा है, धर्मतांत्रिक और इस पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव माना है। नेक्स्ट देखेंगे एक और जो इतिहासकार हैं स्टुअर्ट पिगट। उन्होंने क्या कहा है या उनका मानना क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की जो शासन व्यवस्था है उसको अत्यंत केंद्रीकृत साम्राज्य माना है जो पुरोहित वर्ग के द्वारा संचालित थी। उनका मानना क्या है स्टुअर्ट पिगट का, वो भी यही मानते हैं कि जो उस समय का जो समाज था या शासन व्यवस्था जो थी वो अत्यंत केंद्रीकृत साम्राज्य के रूप में व्यवस्थित थी, इसलिए जो पुरोहित वर्ग के द्वारा संचालित की जाती थी। नेक्स्ट देखेंगे एक और जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं हंटर के अनुसार उनका मानना यह है कि मोहनजोदड़ो की जो शासन व्यवस्था थी राजतंत्रात्मक ना होकर किस प्रकार से थी, जनतंत्रात्मक थी। ठीक है, उस समय की जो शासन व्यवस्था थी राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक थी। आगे जो एक और इतिहासकार हैं व्हीलर, उनके अनुसार वह मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में जो मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था तथा धर्म की महत्ता या महानता थी। स्पष्ट रूप से निष्कर्ष के रूप में हम यह सब कह सकते हैं कि कोई भी राजनीतिक संगठन ज्ञात नहीं होता है, परंतु विभिन्न मत अलग अलग मौजूद हैं। किसी का मानना है कि उस समय की जो शासन व्यवस्था थी व्यापारी वर्ग या वाणिज्य वर्ग के हाथों में थी। कुछ लोग यह मानते हैं कि उस समय की जो शासन व्यवस्था थी पुरोहित वर्ग के हाथों में थी। लेकिन अधिकतर माना जाए कि उस समय की जो शासन व्यवस्था जो बताना चाहते हैं वो लोग कि पुरोहित वर्ग या उच्च वर्ग के हाथों में उस समय की शासन व्यवस्था थी। अगर बात करी जाए उस समय के समाज की, तो उस समय का जो समाज था अपने रहन सहन के लिए सुनियोजित नगर व्यवस्था का उपयोग किया करता था और उस समय के जो मकान भवन होते थे पक्की ईंटों के बने हुए होते थे। उस समय की जो जल व्यवस्था थी, जल निकासी की, वो बहुत ही उत्तम व्यवस्था पाई गई थी और वो लोग अलग अलग मापतौल की पुख्ता इकाइयों का उपयोग करने लगे थे और मिट्टी के अलग अलग जो बर्तन होते थे या पत्थर पर शिल्पकारी करके वो लोग कला एवं शिल्प का व्यापार एवं विकास भी किया करते थे। और उस समय के जो लोगों की जो अलग अलग लिपि थी, जैसा कि हड़प्पा लिपि भी पाई गई है, तो इसका क्या है, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है और यह लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। नेक्स्ट देखेंगे आगे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता आगे देखेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की समाज की जो उस समय के समाज की जो आर्थिक दशा थी वो किस प्रकार से थी। तो इनका मानना यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन भारत की एक उन्नत कृषि एवं शहरी सभ्यता थी। क्या थी, प्राचीन भारत की या प्राचीन भारत के समय की एक उन्नत कृषि एवं शहरी सभ्यता थी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय के जो लोग थे वो कृषि का कार्य भी करते थे और उस समय के जो लोगों का जो रहन सहन या उस समय के जो नगर देख कर यह मालूम पड़ता है कि वो लोग व्यापार एवं रहन सहन के हिसाब से एक शहरी सभ्यता के रूप में भी जाने जा सकते हैं। देखेंगे आगे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रमुख आविष्कार हैं या खोजें हैं उनके बारे में। तो वर्ष 1921 में जो दयाराम साहनी हैं उनके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा नामक जो स्थल है उसकी खोज कब की गई थी या किसके द्वारा की गई थी, तो आप बताएंगे 1921 में की गई थी, वो दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट अगर पूछा जाए आपसे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ जो प्रमुख स्थल है मोहनजोदाड़ो,
इसकी खोज कब की गई थी, तो आप बताएंगे सन 1922 में की गई थी और राखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद जो अनेक स्थान हैं उधर से भी अनेक जो हड़प्पाई अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे चनहोदड़ो है, उसकी खोज किसने की थी, एन जी मजूमदार ने की थी। इस प्रकार से अलग अलग जो हैं आपके प्रमुख अवशेष हैं, उनके इससे पहले वाले चैप्टर में हम जो आपका है उसमें कवर करवा चुके हैं किसने इस स्थल की खोज की थी और यहाँ से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आप सभी जिसको इससे संबंधित टॉपिक और कवर करना है वो पिछले वाली वीडियो में जाकर देख लें। नेक्स्ट देखेंगे हम कि जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के जो उस समय का जो आर्थिक दशा थी वो किस प्रकार से थी। तो उस समय का जो समाज था वो कैसा था, व्यापार प्रधान था। या सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो थी व्यापार प्रधान सभ्यता थी। लेकिन जो अर्थव्यवस्था एवं आजीविका जो आधार था, मुख्य आधार, वो क्या था, कृषि ही था। अगर कहा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता एक व्यापार प्रधान सभ्यता थी, लेकिन जो उस समय की जो अर्थव्यवस्था एवं आजीविका जो थी उसका जो मुख्य आधार था वो था कृषि एवं पशुपालन। ठीक है। आगे इसके साथ साथ वो लोग क्या किया करते थे कि कृषि का कार्य करते थे, पशुपालन भी करते थे तथा समुद्र एवं आंतरिक और विदेशी व्यापार पर भी आधारित हुआ करता था। नेक्स्ट देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के समय का जो समाज था वो एक सुसंगठित नगर योजन को अपनाता था, क्योंकि जो हड़प्पा नामक जो स्थल है और मोहनजोदड़ो तथा अन्य जो नगर हैं उनसे जो प्राप्त योजनाबद्ध नगरों के जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि उस समय का जो समाज जो नगरों में निवास करता था, तो उस समय के समाज के जो नगर थे वो 2 वर्गों में विभाजित होते थे। इनके चारों ओर क्या था, एक रक्षा प्राचीर नाम की एक दीवार भी होती थी और उस समय जो उन्नत जल निकासी व्यवस्था भी पाई गई है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो एक सुसंगठित नगर या नियोजन प्रणाली को अपनाते थे। नेक्स्ट देखेंगे आगे उन्नत वास्तुकला के प्रमाण भी मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, आपके सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक दशा को समझते हुए, क्योंकि उस समय के जो मकान या भवन होते थे वो पक्की ईंटों के बने हुए होते थे। जल निकासी प्रणाली क्या होता था, सड़कों के किनारे एक जल नाली बनाई जाती थी जल निकासी के लिए और उसके ऊपर से जाल के द्वारा उसको ढक दिया जाता था। और मोहनजोदाड़ो में विशाल अन्नानगर उष्णानगर के जैसे साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं या अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो उनको देखकर ये बताया जा सकता है कि उस समय उन्नत व्यवस्थाएं थी उनको नहाने की या शौच क्रिया वगैरह के लिए और या जो अनाज भंडार है उसके लिए भी। नेक्स्ट देखेंगे आगे जो व्यापार का केंद्र भी माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को, क्योंकि इधर से जो क्या होता था, समुद्र के आंतरिक एवं बाहरी जो साधन होते थे उनके द्वारा मेसोपोटामिया तक व्यापार किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सिंधु क्षेत्र का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, मेलुहा नाम है। तो सिंधु क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, मेलुहा नाम से भी जाना जाता है सिंधु घाटी क्षेत्र को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेलुहा किस नाम के लिए प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे सिंधु क्षेत्र के प्राचीन नाम है मेलुहा। नेक्स्ट देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई जो इसकी उस समय की जो लिपि है उसके बारे में। तो अब तक हड़प्पाई लिपि का प्रयोग किया माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है हड़प्पाई लिपि का उपयोग किया करते थे उस समय के जो लोग हैं। यह लिपि किस प्रकार थी, एक भावचित्रात्मक लिपि थी। आगे यह जो लिपि जो है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए जो लोग होते थे वो लोग कृषि एवं पशुपालन करते थे और साथ ही साथ जो गेहूँ खेती करते थे कृषि में, वो गेहूँ की, जौ की, तिलहन की, कपास की खेती करते थे तथा पशुपालन का विस्तार भी था। पशुपालन का कहने का मतलब यह है कि वो लोग भेड़, बकरी और अन्य जानवरों को भी पाला करते थे। नेक्स्ट देखेंगे सर्वप्रथम जो कपास पैदा करने का जो श्रेय है वो किसे जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता है। इसलिए यूनानियों ने इसे सिंडन या सिंडोन नाम भी दिया है। क्या है सर, अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम कपास उत्पादन करने का जो श्रेय है वो किसे जाता है, तो आप बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उन लोगों को ही सर्वप्रथम कपास उत्पादन करने का श्रेय दिया जाता है। आगे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मानकीकृत मापतौल का उपयोग किया करते थे। क्या होता था कि जो उस समय के जो लोग थे वो मानकीकृत मापतौल प्रणाली का उस समय प्रचलन होता था। इसकी इकाई के क्या होता था, 16 के अनुपात में होती थी तथा वजन के बाँट जो होते थे दशमलव पद्धति पर आधारित होते थे। सबसे अधिक जो प्रचलित बाँट होता था उस समय का वो क्या होता था, 16 मन का होता था। सबसे अधिक प्रचलन जो बाँट होता था उस समय का वो होता था 16 मन का। आगे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए जो कला एवं शिल्प के बारे में। तो उस समय का जो कला एवं शिल्प के अंतर्गत क्या होता था कि अनेक प्रकार की मोहरें भी पाई गई हैं, उनके ऊपर अनेक जो मूर्तियाँ गढ़ी हुई होती थी
या किसी प्रकार के अलग अलग आकार या आकृति बने होते थे। साथ ही साथ क्या है, एक नृत्यांगना की मूर्ति भी पाई गई है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के अनेक आभूषण देखने के लिए मिले हैं और अनेक जो मिट्टी के बर्तन हैं मृदभांड, उन पर भी कला या चित्रकारी या शिल्पकारी की गई है। उस समय तांबे के और कांस्य के और स्वर्ण चांदी के उत्कृष्ट नमूने देखने के लिए भी मिलते हैं, जैसा कि जो कांस्य की वो नर्तकी की मूर्ति भी थी और पशुपतिनाथ की भी मूर्ति देखने के लिए मिली है अपन को। नेक्स्ट देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पाकालीन समाज से जुड़े हुए जो कुछ और उस समय के लोगों के जीवन और गतिविधियाँ जो थी उससे संबंधित जो प्रमुख इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे उस समय के जो लोग थे वो क्या थे, शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन किया करते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय के जो लोग हैं वो कंदमूल फल भी खाते थे, हरी साग सब्जी भी खाते थे, साथ ही साथ जो मछली मांस मीट इत्यादि होता है उसका भी सेवन किया करते थे उस समय के लोग। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पाकालीन समाज जो थे, समाज के जो लोग थे वो किस प्रकार के थे, तो आप बताएंगे शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का सेवन किया करते थे वो लोग। नेक्स्ट देखेंगे जो हड़प्पाकालीन समाज के जो लोग थे वो क्या थे, युद्ध प्रिय कम थे और शांति प्रिय अधिक थे। क्या होता था कि वो लोग पूजा पाठ में और इन चीज़ों में विश्वास करते थे, अपने धर्म में विश्वास करते थे। वो लोग युद्ध से कम लगाव करते थे, ऐसा नहीं था, सिर्फ शिकार किया करते थे और बाकी शांति प्रिय अधिक थे वो लोग उस समय के लोग। नेक्स्ट देखेंगे सूती एवं ऊनी वस्त्रों का उपयोग किया करते थे। वो लोग पहनने में जो उनका रहन सहन था या पहनावा जो था उस समय के लोगों का, तो वो सूती एवं ऊनी वस्त्रों दोनों प्रकार के वस्त्रों का उपयोग किया करते थे उस समय के लोग। नेक्स्ट देखेंगे मनोरंजन के लिए वो लोग क्या करते थे, विभिन्न प्रकार के जैसे जो नृत्यांगना हैं उनका नाच गान देखते थे, विभिन्न प्रकार के जो पशु हैं उनका युद्ध वगैरह करवाते थे, लड़ाई करवाते थे उनके आपस में और वो देखा करते थे। नेक्स्ट देखेंगे उस समय के जो लोग थे वो संगीत, मोहनजोदड़ो से जो कलश है उसके भी, मिट्टी के जो बर्तन थे उसके भी साक्ष्य मिले हैं। और कालीबंगा नदी नामक जो स्थल है हड़प्पा समाज से जुड़ा हुआ, तो उधर से प्रतीकात्मक समाधान के प्रमाण भी मिले हैं। और साथ ही साथ जो उस समय जो शवों को दफनाने की जो प्रथा थी एवं मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा भी विद्यमान पाई गई है। क्या देखा गया है उस समय हड़प्पाकालीन समाज के जो लोग थे, कहीं कहीं देखने को मिलता है कि उस समय के लोग शवों को दफनाते थे और हालांकि कहीं कहीं ये देखने को मिला है कि उस समय के जो लोग होते थे वो शवों को जलाने की प्रथा भी मानते थे। नेक्स्ट देखेंगे आगे हड़प्पाकालीन समाज की जो धार्मिक दशा थी उस समय की उसके बारे में, कि उस समय के जो लोग थे वो किस प्रकार से जो मूर्ति पूजा या धर्म में वो विश्वास करते थे और क्या क्या किन किन भगवान को मानते थे। तो सबसे पहले क्या माना जाता है कि जो मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ है वो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से हुआ है। तो इतिहासकारों का मानना है कि जो मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ है वो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से ही माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो धरती या पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किसे उर्वरता की देवी मानते थे, तो आप बताएंगे धरती या पृथ्वी को वो लोग उर्वरता की देवी मानते थे और उसकी पूजा भी करते थे उर्वरता की देवी मानकर। नेक्स्ट देखेंगे आगे हड़प्पाकालीन जो स्थल होते थे उस समय के जो हड़प्पाकालीन स्थल थे कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के आधार पर यह कहा भी जा सकता है कि इस सभ्यता में अग्नि एवं वैदिक स्वास्थ्य की पूजा भी की जाती थी। संभवतः वैदिक स्वास्थ्य चिन्ह इनकी पूजा जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। तो क्या माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि जो हड़प्पाकालीन जो स्थल है कालीबंगा उधर से जो प्राप्त अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर यह उनका मानना है कि इस सभ्यता में जो अग्नि एवं स्वास्थ्य की जो पूजा की जाती थी, संभवतः जो स्वास्थ्य चिन्ह है उनके जो प्रतीक है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। नेक्स्ट देखेंगे आगे सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से जो प्राप्त स्वास्थ्य के चिन्ह प्राप्त हुए हैं एवं जो स्वास्थ्य चक्र भी प्राप्त हुए हैं, साथ ही साथ सूर्य पूजा के भी प्रतीक इधर से प्राप्त हुए हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट हड़प्पाकालीन जो स्थल है मोहनजोदाड़ो एवं कालीबंगा उधर से जो कुछ प्राप्त मोहरें प्राप्त हुई हैं उन पर पशुपति के प्रमाण भी मिले हैं। तो आगे देखा जा सकता है कि जो आगे पशुपति जो मोहर है जैसे उस समय की कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं या मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं हड़प्पाकालीन जो स्थल है, तो उधर जो मोहरें पाई गई उन पर क्या पाया गया कि पशुपतिनाथ की एक मूर्ति पाई गई है, उस पर मूर्ति चित्रकारी की गई है उस पर।
तो पशुपतिनाथ की जो अगर पूछा जाए कि पशुपतिनाथ की जो मोहर है वो कहाँ से प्राप्त हुई है या किस सभ्यता की देन है, तो आप बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से या कालीबंगा से प्राप्त कुछ मोहरों पर पशुपतिनाथ के प्रमाण मिले हैं। आगे अगर पूछे आपसे स्वास्थ्य चिन्ह के प्रमाण या अग्निकुंड के प्रमाण किस सभ्यता से या किस समय के लोगों से मिले हैं, तो आप बताएंगे हड़प्पा कालीन जो समाज था उस समय के लोग अग्निकुंड, बेधवन और जो स्वास्थ्य चिन्ह वगैरह का उपयोग किया करते थे। साथ ही साथ वो लोग सूर्य पूजा में विश्वास करते थे। नेक्स्ट आगे देखा अगर जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से, तो हड़प्पा कालीन जो समाज था वो पुरोहित में विश्वास करता था, इसलिए मृत्यु के पश्चात दाह संस्कार को भी विधिपूर्वक प्रचलित थी। तो क्या होता था कि हड़प्पा कालीन जो समाज था वो लोग पुरोहित में मिस्टेक हो गया है, वो लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। थोड़ा मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक इधर। जो हड़प्पा कालीन समाज है वो लोग पुनर्जन्म में विश्वास किया करते थे, इसलिए मृत्यु के पश्चात दाह संस्कार की 3 विधियाँ उस समय प्रचलित थीं। आगे देखेंगे जो हड़प्पा कालीन स्थल है मोहनजोदाड़ो, उससे प्राप्त एक मोहर पर 3 मुख वाला एक क्या हुआ है, 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। इसे ही पशुपतिनाथ का रूप माना गया है। तो क्या है, हड़प्पा कालीन जो स्थल है मोहनजोदाड़ो, उधर से एक मूर्ति प्राप्त हुई है या मोहर प्राप्त हुई है जिस पर क्या है, एक 3 मुख वाला, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, पशुपतिनाथ, क्या ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं, तो उन्हें आप क्या मानते हैं, पशुपतिनाथ का रूप माना जाता है। इस मोहर पर 5 प्रकार के कुल 6 पशु विराजमान हैं, जो कि क्या क्या है, एक हाथी है, इसमें एक हाथी है, एक गैंडा है, एक बाघ है, एक शेर, एक भैंसा और 2 बारहसिंगा हिरण इसमें विद्यमान पाए गए हैं। तो आपसे अगर पूछ ले जाए कि जो हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो मोहर प्राप्त हुई है उसमें जो पशुपतिनाथ हैं किस मुद्रा में बैठे हुए हैं, तो आप बताएंगे ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। और इस मोहर पर 5 प्रकार के कुल 6 पशु विराजमान हैं। कैसे, इसमें एक हाथी पाया गया है, एक गैंडा पाया गया है, एक शेर और एक भैंसा एवं 2 बारहसिंगा हिरण पाए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे हड़प्पा कालीन जो स्थल है चनहूदड़ो, इससे प्राप्त एक मोहर से इस सभ्यता में बट वृक्ष पूजा के प्रचलित होने के भी अनुमान मिलते हैं। तो क्या अनुमान लगा जाता है, जो हड़प्पा कालीन जो स्थल है चनहूदड़ो, इधर से कुछ बट वृक्ष पूजा के भी प्रमाण पाए गए हैं। ऐसा किस प्रकार से हम कह सकते हैं, क्योंकि जो बट वृक्ष पूजा के जो प्रमाण है हड़प्पा कालीन स्थल चनहूदड़ो से प्राप्त हुए हैं। आगे अगर देखा जाए सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो तंत्र मंत्र, जादू टोना एवं पुनर्जन्म में विश्वास किया करते थे। साथ ही साथ वो लोग भूत प्रेत में भी विश्वास करते थे। हड़प्पा कालीन जो स्थल है चनहूदड़ो, उससे एक प्राप्त जो है उधर से जो एक मोहर प्राप्त हुई है उस सभ्यता में बलि प्रथा के प्रचलित होने के भी अनुमान प्राप्त हुए हैं। क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक स्थल है उधर से क्या एक मोहर प्राप्त हुई है, उस पर एक बलि प्रथा प्रचलित होने के साक्ष्य भी उधर से प्राप्त हुए हैं। आगे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थल पर मंदिर होने के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन जो कालीबंगा नामक जो स्थल है उससे मिले एक भवन से मंदिर के होने का केवल अनुमान ही लगाया जाता है। तो अभी तक क्या पाया गया कि जो हड़प्पा कालीन समाज के जो लोग थे या सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, तंत्र मंत्र जादू टोना में विश्वास करते थे, बट वृक्ष पूजा में स्वास्थ्य चिन्ह को भी मानते थे, पशुपतिनाथ की जो प्रतिमा है उसको भी माना करते थे, अग्निकुंड जो बेधवन वगैरह है उसमें विश्वास करते थे। लेकिन क्या है कि जो अभी तक हड़प्पा कालीन कोई भी ऐसा स्थल नहीं है जहाँ से किसी मंदिर के होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हों। नेक्स्ट देखेंगे हम, माना जाता है कि इस सभ्यता में पीपल सबसे पवित्र वृक्ष एवं बरगद जो है बरगद इत्यादि की पूजा भी किया करते थे लोग, और पीपल को जो है क्या मानते थे लोग, सबसे पवित्र वृक्ष भी माना करते थे। इस समय के जो लोग थे वो लोग मातृ देवी प्रतिमा में विश्वास करते थे, मूर्ति की पूजा भी करते थे, नटराज के रूप में जो शिव की पूजा भी करते थे, पीपल या बरगद का जो वृक्ष होता था उसकी पूजा करते थे, जल की पवित्रता मानते थे, जल को पवित्र मानते थे, अर्थात अग्नि की पूजा करते थे या यज्ञ या वेदी हवन वगैरह भी इसमें विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे कुल मिला के धार्मिक जो विश्वास है उसमें या उपासनाओं में विश्वास करते थे। नेक्स्ट देखेंगे आगे, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के जो पतन के प्रमुख कारण थे या किस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ उसके बारे में हम जानेंगे इस टॉपिक के माध्यम से। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है क्रमिक रूप से हुआ है। यह सभ्यता अपने नगरीय स्वरूप से ग्रामीण स्वरूप में पहुँच गई। इस सभ्यता की जो उत्पत्ति के समान ही इसके पतन हेतु कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं है। जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्पत्ति के लिए कई कारण हैं, इसी प्रकार से जो इसके पतन के लिए भी कई कारण उत्तरदायी माने गए हैं। अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि जो प्राचीन अवशेष हैं सभ्यता के, उससे यह ज्ञात होता है
कि अपने अंतिम समय में यह सभ्यता जो है पतनोन्मुख रही है। क्या रही है? पतनोन्मुख रही है। प्रमुख विद्वानों के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के पतन के जो प्रमुख कारण हैं वो क्या अलग अलग बताए गए हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे। जो प्रमुख विद्वान सर जॉन मार्शल हैं, अर्नेस्ट मेके हैं और एस आर राव हैं। उनका मानना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के जो पतन का प्रमुख कारण है वो क्या है? बाढ़ है। आगे जो दूसरे इतिहासकार हैं, प्रमुख विद्वान हैं सर जॉन मार्शल, उनका एक अलग ही मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के पतन का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? प्रशासनिक शिथिलता रही है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट जो विद्वान है KUR कैनेडी, इनका मानना है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है। आगे जो है गार्डन चाइल्ड तथा मार्टिमर बेहलर, इनका मानना है कि जो आर्थिक पतन के परिणाम के कारण ही इनका सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख देनें हैं उसके बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख जो देन है वो है नगरीय जीवन के क्षेत्र में थी। क्या है कि उस समय के जो लोग पूर्ण रूप से विकसित थे तथा एक नगरीय जीवन का सूत्रपात भी इसी सभ्यता से हमें प्राप्त हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की एक सबसे प्रमुख जो देन है वो है एक नगरीय जीवन। आगे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित जो अनेक वस्तुएं थीं ऐतिहासिक काल में भी निरंतर रही हैं, जिसमें निम्नलिखित हैं। शून्य ज्योत नगर नियोजन भी रहा है। दशमलव पद्धति पर आधारित जो मापतोल प्रणाली उस समय थी उसका भी आगे चलन में रहा है। सड़कों तथा नालियों की जो उचित व्यवस्था थी या जल निकासी की जो उत्तम व्यवस्था थी वो भी अभी चलन में रही है। आंतरिक तथा बाह्य व्यापार जो समुद्री आंतरिक या बाह्य या विदेशी व्यापार वो लोग करते थे वो भी वर्तमान में या अन्य जो सभ्यताएँ आई हैं उसमें चलन में रहा है। बहुफसली कृषि व्यवस्था, जिस प्रकार से वो लोग धान, जौ, यव, गेहूँ आदि, कपास आदि खेती किया करते थे। तो आगे जो बहुफसली कृषि व्यवस्था है उसका भी आगे चलन रहा है। आगे देखेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख देन है वो है माता देवी की पूजा, प्रकृति की पूजा, अग्नि की पूजा और शिव की पूजा। साथ ही साथ लिंग योनि की पूजा। जल की वो लोग पवित्रता को मानते थे या जल को बहुत पवित्र मानते थे। साथ ही साथ योग अभ्यास में विश्वास करते थे। अपने शरीर को सुडौल एवं मजबूत बनाए रखने के लिए योग अभ्यास भी करते थे। आभूषणों का प्रयोग करते थे। जो आजकल की जो महिलाएं हैं वो लोग अभी आभूषण पहनती हैं, उस समय के जो लोग थे वो मन के या अलग अलग जो चीज़ें होती थी उसके बना के आभूषण पहना करते थे। साथ ही साथ मोहरों का उस समय प्रयोग किया जाता था। इक्का गाड़ी तथा बैलगाड़ी आदि के जो देन हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए? सिंधु घाटी सभ्यता की ही सब देन हैं। तो इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक था सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए जो समाज की जो प्रमुख स्थिति थी, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, तो इस प्रकार की सभी दशाओं का उनका अध्ययन कर चुके हैं हम इस चैप्टर के माध्यम से। आगे जो कल अपना टॉपिक होगा नया वाला तो वो होगा वैदिक साहित्य। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे प्रमुख वेदों का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, या उस समय की जो वैदिक सभ्यता थी या भारतीय सभ्यता की जो प्राचीन धरोहर है उसके बारे में अगले चैप्टर के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं। तो इसी के साथ आज के जो इस टॉपिक से संबंधित अपनी जो क्लास थी वो समाप्त होती है। तो आइए कल की अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एक और नए टॉपिक के बारे में। आई होप आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो लास्ट तक तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं आप सबको यह क्लास कितनी हेल्पफुल रही। आगे ऐसे ही कंपटीशन एग्जाम्स के सिलेबस से संबंधित वीडियोज पाने के लिए चैनल पर बने रहें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि चैनल से जुड़े हुई प्रत्येक वीडियो के माध्यम से आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करने में मदद मिल सके। वीडियो देखने एवं चैनल पर जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद एवं शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक और अगले नए टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों फॉर विजिट माय चैनल। थैंक यू।